बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कल दोपहर तक ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अपना जीएचक्यू और यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद दो अलग अलग पेजेस पे खड़े हुए हैं और दोनों के बीच में एक खलीज है, और खलीज भी ऐसी है कि जो किसी भी बड़े सानये को या किसी भी बड़े वाक़ये को रूनुमा कर सकती है। ताहम फिर शाम को अचानक हवाओं का रुख बदला। हवाओं का रुख ऐसे बदला कि वजीर आजम हाउस में सबसे पहले मुलाकातें हुई वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अपना वजीर खजाना इसाक डार और माविन खसूसी मलिक अहमद खान की मुलाकात हुई, जिसके बाद इन तीनों की मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हुई। ताहम बर्फ न पिघली। उसके बाद फिर जो है वो अपना डीजी आईएसआई और वजीर आजम की मुलाकात हुई। ताहम उसके बाद फिर वजीर दिफा की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तफसीली मुलाकात हुई, और जब ये मामला नहीं संभल पा रहे थे तो वजीर आजम ने 22 नवंबर को काबीना का खसूसी इजलास एक नुकाती एजेंडा पे हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती। तो नाजरीन, एक 22 ग्रेड के ऑफिसर की तैनाती ने पूरे मुल्क को की सियासत को, पूरे मुल्क की मईशत को और इक़्तिदार के इवानों को हिला के रख दिया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान का यही एक वाहिद मसला है, और इसी एक तैनाती से इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, मुफलिसी ख़त्म हो जाएगी, भूख और अफलास मिट जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लोग लूटना छोड़ देंगे और लूटने वाले लूटना छोड़ देंगे, दहशतगर्दी छोड़ देंगे, और जो करप्ट अफसरान है या करप्ट ब्यूरोक्रेसी है या करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो करप्शन छोड़ देंगे। तो बहरहाल नाजरीन, ये मामला इस वक्त जिस तरह कहा जा रहा है कि मामला इतना आसान नहीं था, ताहम कुछ में टेक्निकल वजूहत भी थी, क्योंकि कुछ जाहिर है कि लेफ्टिनेंट जनरल्स को रिटायर भी होना था, और उनमें सब में से जो अहम जो मामला था वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट का था, जिसकी वजह से ये सारी कंस्पिरेसीज की गई, और जो इमरान खान के डर्टी हैरीज हैं उन्होंने पूरी लॉबिंग कर रखी थी, और इसके हवाले से जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक सख्त पैगाम तक पहुंचाया गया कि इस वक्त तक आपके असासों की जो तफसीलात आई हैं ये आधी हैं, और आधी तफसीलात लंदन से नशर होंगी, यानी आधी तफसीलात लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहां आपकी तमाम तर तफसीलात जो है वो अवाम को बता दी जाएंगी। 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को लेकर खुलासा हुआ है कि वो अकूत दौलत के मालिक हैं। 100, 200 या 300 करोड़ नहीं, बाजवा की जेब में 1200 करोड़ से भी ज्यादा माल है। बड़ी बात यह है कि ये माल उन्होंने आर्मी चीफ रहते बनाया है। 12 से 13 अरब रुपए का के करीब वो लगभग है जो सुराग अहमद औरानी ने लगाया है। जिन चीजों के सुराग वो नहीं लगा सका वो तो उसमें शामिल ही नहीं है। और वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी ओमान में, और उसके बाद वो यानी न्यू जर्सी अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, अबू धाबी में, अच्छा कराची में कमर्शियल प्लाजे, इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लाजे, लाहौर में कमर्शियल प्लाजे, फिर अहले खाना के, यानी वो एक समझ आ जाती है कि क्यों एक्सटेंशन चाहिए, क्यों होती है। तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि जो 5वें नंबर पे जो शख्स है उसको ऊपर आने दिया जाए, समरी 28 को मूव की जाए, ताकि 27 को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो चुके हों, और फिर जो है ना मामला गेम उसी तरह की जाए जिस तरह की जानी चाहिए। और 28 तारीख तक लटकाने का मामला ये भी था कि 26 से इमरान खान ने धरना देना था, और अब सस्ते का माल, अब रस्ते का माल सस्ते में, और इमरान खान की औकात तो ये रह गई। ताहम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किसी भी धमकियों को पसे पुश डालते हुए, और जब हुकूमत के तेवर देखे, जब अपना वजीर आजम शहबाज शरीफ को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हमारी तरफ से जो फैसला होना था वो हो चुका, हमने जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है उसी को बनाना है, और एज पर सीनियरिटी लिस्ट, एज पर मेरिट हम उसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे, और इस वक्त हम वही करेंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हम पुरानी और फरसुदा रिवायात पर नहीं चलेंगे, और ये रिवायत जो है कि समरी भेजी जाए और समरी वजारत दिफा पहुंचे, और फिर वहां से जो है वो वजीर आजम के पास पहुंचे, और फिर वजीर आजम उसकी अप्रूवल दें,
और उसके बाद फिर ईवान सदर पहुंचे, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ इतना है कि वजीर आजम का ये आईनी अख्तियार है। जिस तरह आपको मैंने कल बता दिया था कि वजीर आजम का यही सवाबदीदी अख्तियार है, यानी वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर जो हमारी जो अपना अफवाज हैं उनके जो सरबराहान होते हैं उनकी तैनाती रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और प्रेसिडेंट जो है वो उनमें से उनको अप्रूवल दे के और उसको उनमें से एक को नोटिफाई कर देते हैं। तो बहरहाल इस वक्त भी इतना सही प्रोसीजर था, और जब जीएचक्यू को वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया और जब 22 नवंबर को हंगामी काबीना का हंगामी इजलास तलब करने की बातें बाज़गश्त करने लगी, और जब DGISI को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया कि अब हमें समरी की ज़रूरत नहीं है, अब वज़ीर आज़म अपने अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे अपना 22 को, और फिर 24 को तुर्किया चले जाएंगे, और फिर जो होना है वो होता रहे। तो बहरहाल जो है वो जब ये मामला पहुंचे और जब देखा कि सख्त जो है कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, और जब ये पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आपको हमारी हुकूमत गिरा सकते हैं तो गिरा दें, हमें घर भेज सकते हैं तो भेज दें, असेंबली तहलील कर सकते हैं तो कर दें, मार्शल लॉ नाफिज करना चाहते हैं तो कर दें, आप जो भी करना चाहते हैं कर लें, ना हम कोई डिक्टेशन लेंगे ना ही हम कोई दबाव कबूल करेंगे, इसीलिए आप जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाए, बसूरत दीगर वजीर आजम अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, ये जो भी कुछ हुआ है ये सब कुछ इतना स्मूथ नहीं हुआ है और इतना प्यार से नहीं हुआ है, इतना इजी नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोग भरपूर कोशिश कर रहे थे कि जो 5वें नंबर वाला है वो पहले नंबर पर आ जाए और पहले नंबर वाला रिटायर हो जाए। तो बहरहाल इस वक्त जो फहरिस्त पहुंची है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नंबर 1 पर हैं, और नंबर 2 पर लेफ्टिनेंट जनरल सायर शमशाद मिर्जा साहब हैं, और नंबर 3 पे अजहर अब्बासी साहब हैं, और नंबर 4 पे नोमान महमूद साहब हैं, और नंबर 5 पे फैज हमीद साहब हैं, और नंबर 6 पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं। तो नाज़रीन, यही प्रोसीजर था। 6 नाम भेजे गए। 6 नाम इसलिए भेजे गए कि एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करना है, यानी इनमें से 2 को जाहिर है कि 4 स्टार जनरल्स में प्रमोट करना है, और जब ये अपना एक जो प्रोपोगेट किया जा रहा था इस मामले को कि जो आसिम मुनीर है वो 27 को रिटायर हो जाएंगे, तो हम अगर जिस तरह आज समरी पहुंची है और कल तक या आज रात तक शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो फिर जो है वो अपना लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को 3 साल का ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कुछ जो शहबाज शरीफ ने जो पैगाम दिया उसके पीछे की वजूहत क्या थी। ताहम जो है वो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो भी कुछ हुआ है ये कुछ पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इतना स्मूथ नहीं हुआ है, इतना प्यार से नहीं हुआ है, और वाज़े पैगाम के बाद ये सब कुछ हुआ है। और जब काबीना के इजलास की और तमाम चीज़ें पहुंचा दी गई, मैसेज पहुंच गए, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। और नाजरीन, ये कोई पहली बार नहीं होता कि वज़ीर आज़म अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करते, अपना जनरल जहांगीर करामत से अपना इस्तीफा लिया गया था, और इस्तीफा लिया था नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ ने बगैर किसी समरी के जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया। ताहम जब जनरल परवेज मुशर्रफ के पर निकल आए और वो जिस तरह इस वक्त पाक फौज में जो डर्टी हैरीज हैं वो उन्होंने अपनी जो प्लानिंग की, इसी तरह जब परवेज मुशर्रफ ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस हुए तो नवाज शरीफ ने उनको हटाकर और अपना लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट को तैनात करने की कोशिश की। ताहम मामला बिगड़ गए और फिर नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ा। तो नवाज शरीफ साहब ने जेल जाना पसंद किया, ना डिक्टेशन ली, ना असेंबली तहलील करने की रिक्वेस्ट की, ना ही जो है वो किसी की मर्जी पर चलने की पे राजी हुए। तो नाज़रीन, आप इस वक्त अभी आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, आप ये देखें कि अपना ISPR की तरफ से जो ट्वीट जारी किया गया कि समरी अरसाल कर दी गई है वजारत दिफा को, आप वो ट्वीट देख लें, उसकी टाइमिंग चेक कर लें, और इसके अलावा आप ट्वीट चेक करें ख्वाजा आसिफ का कि उनको कब उनका जो ट्वीट है उन्होंने कब ट्वीट किया है कि जो समरी है वो वजारत दिफा को मौसूल हुई और वज़ीर आज़म हाउस अरसाल कर दी गई। तो नाज़रीन, टाइमिंग देख लें। ये जब मतलब क्या सिविलियन सुप्रीमेसी, मतलब कि हम जो सिविलियंस हैं, क्या सिविलियन गवर्नमेंट की कोई हैसियत नहीं? और कल दोपहर तक
मतलब आई वॉज श्योर कि अब जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी खुद को सियासत से अलग नहीं कर पाई थी, और कल दोपहर तक सियासत में उनका बहुत बड़ा किरदार था और रात तक भी था। और रात के बाद उनको फिर जब ये देखा कि यहाँ पर ना तो हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, ना असेंबली तहलील कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के मुआशी सूरत हाल हैं, इस वक्त अगर ऐसा किया गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा, ना ही मार्शल लॉ का निफाज हो सकता है, क्योंकि पाक मुल्क के ख़जानों में मतलब हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें इतना दम ही नहीं है कि जो है वो हम आगे चल सकें। और नाजरीन, इस वक्त हमारे पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इतने रह गए हैं कि बमुश्किल 7 से 10 दिनों तक हमारे मुल्क के निज़ाम को चलाया जा सकता है। तो अगर अच्छा ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं मेरे ख्याल में 700 अरब हैं, अगर ये भी हमारे नहीं हैं, किसी ने हमें उधार दिए हैं सिर्फ स्टेट बैंक में रखने के लिए, तो नाज़रीन इस वक्त मुल्क एक बहुत बुरी सूरत हाल से गुजर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में मुल्क को हैजान की कैफियत में मुब्तला करने की जो सबसे बड़ी प्लानिंग थी वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की थी, क्योंकि इमरान खान को पता था कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो उनकी चोरियों को, जो पिंकी पीरनी की चोरियों को, जो फराह गोगी की चोरियों को, जो मानेका ख़ानदान की चोरियों को, और जो इमरान खान की बहनों की चोरियों को, जो इनके रिश्तेदारों की चोरियों को, जो इनके फ्रंटमैन्स की चोरियों को, एक एक फाइल, एक एक कागज़, एक एक सबूत उनके पास है। अगर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा तो फिर बड़ा गंद होगा। इमरान खान की एक फितरत है कि जब वो जो कुछ बोले ना उसको आप उल्टा समझा करें। वो कह रहे थे कि वो ऐसा आर्मी चीफ नहीं चाहते जो आके इनकी चोरियां छुपाए। सीधी बात असल में ये थी कि वो ये चाहते थे कि ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया जाए जो इमरान खान की, उसके नस्लों की, उसके खानदानों की, उसके फ्रंटमैन्स की, उसके जो सो कॉल्ड जो उसके लीडर्स हैं उनकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। तो बहरहाल ऐसा नहीं हो सका। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरो साहब, उनका एक थंबनेल था बहुत प्यारा था, उसमें लिखा हुआ था कि रस्ते का माल सस्ते में। अब इमरान खान रस्ते का माल सस्ते में बन गया है। अब इमरान खान एक लंडे का माल बन चुके हैं। अब इमरान खान अगर पिंडी में आके जलसा भी करते हैं, इस्लामाबाद में आके धरना भी देते हैं, और उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नोटिफाई हो चुके होंगे, तो अब मुझे बताएं कि इतने दिनों की मेहनत के बाद इमरान खान ने क्या खोया, क्या पाया? क्या ये समझदार सियासतदान की निशानियां हैं? एक तरफ आप प्रेशर डाल रहे हैं, देखें, एक तरफ आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बनीगाला में बैठकर शराब के परमिट बेच रहे हैं, तीसरी तरफ आप बनीगाला में बैठकर करप्शन की इंतहा कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप दुश्मन ममालिक से जो है वो फॉरेन फंडिंग के नाम पर पैसा ले रहे हैं। ये आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। रियासत मदीना की बात कर रहे हैं कि आपके जो अब अहम तरीन शख्स हैं आजम सवाती, उनके बेटे जो है वो शराब का धंधा करते हैं, शराब की फैक्ट्रियां हैं। आप खुद क्या करते हैं? क्या आपका किरदार ऐसा था? क्या रियासत मदीना के क़याम की बात करते थे? क्या आपके अमाल ऐसे थे कि आप रियासत मदीना की बात करते थे? आपके अफकार ऐसे थे कि आप मदीना की रियासत की बात करते थे? आपकी सोच ऐसी थी कि रियासत मदीना की बात करते थे? आपका फिक्र ऐसा था कि आप रियासत मदीना की बात करते थे? क्या आपका विजन ऐसा था कि आप रियासत मदीना की बात करते थे? सियासतदान जो है ना एक रोड मॉडल होते हैं जिनके नक्शे कदम पे चलकर दूसरी नस्लें अपनी राहों का तयन करती हैं। आपने इस नस्ल को क्या देने की कोशिश की? तो बहरहाल इमरान खान साहब, अब आप मक्खी की तरह हाथ मलते रहें, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। जिस तरह मरियम औरंगजेब ये कहते हैं कि दुनिया की हर घड़ी वक्त बताती है, और इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान को औकात बता दी। तो यही बात है कि वक्त की जमा औकात है, और अब आपको आपकी औकात याद दिलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं दो जो है वो अपना स्टेटमेंट से दोहराऊंगा। एक थी ख्वाजा आसिफ की कि 29 का मामला निमट जाए, फिर इमरान खान के साथ हम दो बात करेंगे, और दूसरा स्टेटमेंट था बिलावल भुट्टो जरदारी का आसिफ अपना प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिए, कि अब जो है अगर ये आखिरी चांस है, अगर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यानी प्रेसिडेंट साहब ने
कोई भी कुछ भी करने की कोशिश की तो उसको उसके नतायज भुगतने पड़ेंगे। तो बहरहाल मुबशिर लुकमान मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन कल जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि अब अपना डॉक्टर आरिफ अलवी क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या करना है, अब वो बैठ के दांतों से कीड़े निकालेंगे क्योंकि वो डेंटिस्ट हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान आवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।